ईरान ना कितने खतरनाक लेवल पर दुनिया को सरप्राइज कर रहा है, आप सुन के हैरान रह जाओगे। सबसे पहले ये वीडियो देखो आप, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो भाई साहब। कैसे एक मिसाइल कई हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे महाभारत में अर्जुन या कर्ण तीर छोड़ते थे, वो एक तीर कई तीरों में बदल जाता था ना। अब सरप्राइज क्या है ये देखिए। इजराइल को असल में ये लगता था कि ईरान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है और कम से कम 5-10 साल और लगेंगे ये बनाने में। और क्यों कहा जाता है कि वर्ल्ड वार सिर्फ एक चिंगारी से शुरू हो जाती है। आप शायद सुनते रहते हैं कि वर्ल्ड वार 3 ये क्या होता है। ये नहीं होता है भाई, ये सुनते होंगे आप शायद, ठीक है। असल में सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है वर्ल्ड वार शुरू होने में। असल में ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसे कहते हैं क्लस्टर सबम्यूनिशंस। मतलब एक मिसाइल जाते जाते 20-30 हिस्सों में बढ़ जाती है और जो ये 20-30 हिस्से होते हैं वो सिर्फ 2.5 किलो के बम होते हैं। अब जब ये तेल अवीव यानी कि इजराइल की आयरन डोम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो जब इजराइल का इंटरसेप्ट मिसाइल है उसकी कीमत $1,00,000 से भी ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब ऊपर की होती है, $1,00,000 से भी ज्यादा की है। अब आप सोचिए अगर 2.5 किलो के छोटे बम को रोकने के लिए एक इंटरसेप्ट मिसाइल को इस्तेमाल करना पड़े, तो अगर इन्होंने 10 या 20 क्लस्टर मिसाइल छोड़ दिए तो भाई साहब कितना खर्चा आएगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर 600 छोटे छोटे बम हो गए, मतलब 600 बम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भाई आप कितना खर्चा करोगे। ऊपर से इन बमों की एक खासियत है कि जब ये गिरते हैं ना, खास जगह पर नहीं गिरते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस में नहीं गिरते हैं, ठीक है। और कभी भी फट सकते हैं, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, मतलब इनका कोई हिसाब ही नहीं है। और इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। उसी समय इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आयरन डोम उतनी मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ 100, 200 बम एक साथ गिरने लगे तो उन्हें इंटरसेप्ट करना मैथमेटिक्स के हिसाब से भी मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल ही है। अब सवाल ये है कि इजराइल इस चीज को देखकर शॉक क्यों हो गया, क्योंकि पहले ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर उन्हें ये टेक्नोलॉजी मिली कहाँ से। असल में जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और रूस के जो प्रिसाइज ड्रोन यूक्रेन के अंदर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और वो खत्म होने लग गए थे, ठीक है। और ईरान ने रूस को बड़ी मात्रा में अपने ड्रोन दिए थे, जिन्हें शहीद ड्रोन भी कहा जाता है। इसके बदले में ईरान को क्या मिला उस टाइम, ये उस समय पूरी तरह साफ नहीं था। हालांकि रूस आमतौर पर ईरान को सपोर्ट करता ही है, ठीक है, लेकिन अब काफी ज्यादा संभावना ये मानी जा रही है कि उसके बदले ईरान को क्लस्टर सबम्यूनिशंस मिसाइल के ब्लूप्रिंट और उनकी टेक्नोलॉजी भी मिली। हालांकि सिर्फ टेक्नोलॉजी और ब्लूप्रिंट मिलने से काम नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है। एंड उस टाइम उनको इंजीनियर्स भी प्रोबेबली मिले। इंजीनियर के साथ में जो रॉ मटेरियल था, चिप्स वगैरह थी, वो एक्चुअली मिली प्रोबेबली है कि चाइना से, ठीक है। चाइना ने यूजली वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो भेजे होंगे ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, वो जहाँ तक थर्ड पार्टी शेल कंपनीज को भेजे होंगे और वहाँ से ईरान ने इजेक्ट किया होगा, उन्हें इस्तेमाल करा क्लस्टर सबमिशंस मिसाइल में। और अगर ऐसा ही है तो चाइना और रशिया ईरान के पीछे एक्टिवली खड़े रहे होंगे। ईरान अकेला वार तो नहीं लड़ रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसको कहाँ से मिली। और अगर ऐसा यूएस और इजराइल को लगा कि भाई ये तो हद नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि रशिया और चाइना में थोड़े मोटे अटैक करेंगे, ठीक है, उनको पीछे हटाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ और रशिया और चाइना के पास एक सिंपल सा डिसीजन होगा पीछे हटने का, या बोलेंगे कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें छेड़ने की, और वो जो है वो एक्टिवली वार में इंटर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भाई हो गया ना वर्ल्ड वार 3।